प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में एक जो आज का बड़ा मामला है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें आज का दिन अहम था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसके मंशूर का इंतज़ार था हमें काफ़ी दिनों से, और उन्होंने आज की तारीख दी थी कि वो मंशूर पेश करेंगे। वो मंशूर आज पेश किया गया, जिसमें किसान की खुशहाली के हवाले से कुछ बात है, नैब के ख़ात्मे की बात है, अदालती इस्लाहात, महंगाई में कमी, मईशत को बेहतर करने का प्लान, बिजली सस्ती करने की बात और अमल दरामद कौंसिल का क़याम। ये कुछ अहम हाइलाइट्स हैं इस मंशूर की जो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने पेश किया है। फिर नवाज शरीफ साहब, जो कि यकीनन अपनी माजी की हुकूमत की बात बार बार करते हैं, और जो उसके ख़ात्मे के बाद वो जिस तरह से बार बार एक नुक्ता रखते हैं कि जो तरक्की का पहिया था वो रुक गया, अब दोबारा से उसको शुरू करने का अज़्म है। और आज ये कहा भी गया, इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि मास्टरमाइंड थे, इसके पीछे काम कर रहे थे मंशूर के, काफ़ी दिन लिए, काफ़ी वक्त लिया उन्होंने इस मंशूर को तैयार करते हुए। उन्होंने कहा कि जो लाहौर में धुंध छाई हुई थी कई रोज़ से, वो भी बड़ी हद तक छट गई। फिर एक बात आज नवाज शरीफ साहब ने, जिसको काफ़ी हदफ तनकीद भी बनाया जा रहा है, वो कुछ लोगों को बेवकूफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाने, या उसमें उन्होंने यहाँ पर KP का जिक्र किया, तो उस पर बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अपना मंशूर तो पहले ही दे चुकी है, 27 दिसंबर को ही उन्होंने लाड़काना में बिलावल साहब ने मंशूर दे दिया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उन्होंने अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से एक इंतखाबी मंशूर को भी जारी कर दिया है, जिसमें भूख मिटाने, घर देने, नौकरियाँ, तालीम, तमाम तर चीज़ें जिनका जिक्र पहले भी है, उसको ज़रा तफसील से बयान किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी इसमें काबिल ज़िक्र चीज़ है। तो अब जब कम दिन रह गए इंतखाबात में की जानिब, और ऐसे में अब मंशूर भी दो बड़ी जमातों का आ गया, और बड़ी हद तक अब एक्टिवली मरियम साहिबा भी मैदान में हैं, बिलावल साहब पहले ही मैदान में थे। हम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पूरी की पूरी जो ये फ़िज़ा है, इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हसन अयूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कामरान खान साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और आज़म चौधरी साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। PJ मीर साहब कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। हसन अयूब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, बहुत ताख़ीर की, जिस पर बड़ी तनकीद भी थी कि PMLN इतना वक्त क्यों ले रही है। कभी वो आवाम से तजावीज़ मांग रहे हैं, फिर बिल्कुल इतना करीब जाकर मंशूर दे रहे हैं। अब कैसे देखते हैं आप इस मंशूर को? यकीनन आपकी नज़र से ये गुजरा है, जो इसके चीदा चीदा नकात कुछ का मैंने जिक्र किया। कितनी होप या उम्मीद आवाम को इस मंशूर ने दी होगी? तो बहुत अच्छी है। जिस तरीके से ये GDP ग्रोथ को उन्होंने कहा कि 3 सालों में 6% तक लेकर आ जाएंगे, और दूसरी बात ये कह रहे थे कि जी 5 साल में जो एक्सपोर्ट्स है वो $60 बिलियन तक ले जाएंगे। मतलब ये बातें तो सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इस पर किस हद तक जी अमल दरामद करा सकते हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के हवाले से उन्होंने इस बात को मंशूर का हिस्सा बनाया हुआ है, जिससे मेरे ख्याल से कोई भी जो है वो जमहूरियत पसंद शख्स जो है वो उससे इनकार नहीं कर सकता। और जो बेसिकली मुझे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से और स्मोक के हवाले से जो पाकिस्तान के लिए जो है ना वो इकदाम किए जाएंगे। अब ये क्या इकदाम होंगे, इनकी तफसीलात जो है वो सामने आए तो बता सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग्स को उन्होंने कहा जी कि इनको मुकम्मल बैन किया जाएगा, तो इस किस्म की चीजें तो बताए तो बहुत अच्छी हैं। ई कोर्ट्स का क्याम है, और नैब को खत्म करने के हवाले से जो वो बता रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को यदि आप पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हमारे माजी में होता रहा है, अब ये जो चीज उसको रिप्लेस करेगी, वो क्या चीज रिप्लेस करेगी, ये चंद सवालात है इस मंशूर के हवाले से। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर मैं बात करूं इस मंशूर के हवाले से, तो काबिल अमल भी दिखाई देता है। और इसके अलावा जो कि सोलर के हवाले से उन्होंने बात की, जिस तरह कि 10,000 मेगावाट जनरेशन अगर सोलर से कर ले, तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है वो लैंडमार्क जो है इनका प्रोजेक्ट हो सकता है। और उससे आपकी तकरीबन जो ये कह रहे हैं कि 20 से 30% तक जो प्राइसेस है, जो कि हम इस वक्त बिजली के कैपेसिटी ट्रैप के अंदर बहुत जड़ा हुआ है, तो वो वहां से पाकिस्तान को खासी हद तक जो है वो एक जो निजात बच सकती है। राइट। हसन अयूब साहब, आपने जो पार्लिमानी बालादस्ती की बात की, ये तो एक हकीकत रही है कि नवाज शरीफ साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे, पार्लिमान में आना या वहाँ पर ज़्यादा वक्त देना उसको अहमियत वो नहीं देते रहे। इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तो ये अब क्या रियलाइजेशन है कि इस मरतबा पार्लिमान की बालादस्ती भी होगी? वज़ीर आज़म अगर नवाज शरीफ साहब होंगे तो पार्लिमान को अहमियत भी देंगे, वहाँ पर रेगुलरली आया भी करेंगे। और फिर 62-63 की बात की जा रही है, सादिक और अमीन
को असली हालत में बहाल करना, यानी कि ये चीज़ मौजूद रहेगी, इसकी असली हालत क्या मुमकिन तौर पर हो सकती है? ये इंसर्शन जो हुई थी इसमें जल के दौर के अंदर तो उनके रिमूवल के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो अभी बातें हैं। यानी 62 63 की जो रिमूवल कह रहे हैं उसको आपने करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी दरकार है। तो ये मतलब ये तो उनके मंशूर का हिस्सा है ना। अब मंशूर के ऊपर अमल दरामद के हद तक कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये तो वक्त साबित करेगा। ये देखना है कि इनको इस मंशूर के साथ अवाम से कितनी सीटें मिलती हैं, और फिर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो क्या इस इस पोजीशन में होगी कि वो आइन में तरमीम कर सके। और जहां तक बात कर रहे थे अब पार्लियामेंट में की पार्लियामेंट को इज्जत देने के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब वहां पर आएंगे या नहीं आएंगे, तो 2014 के टाइम में जब धरना स्टार्ट हुआ था तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन रोजाना होता था, और वो कई महीने तक या 1.5-2 महीने तक वो याद है कि वो चलता रहा, और वो हर रोज वजन पाकिस्तान तकरीबन या हर दूसरे रोज जो है उस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर शरीक होते थे। तो नवाज शरीफ साहब की 99 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर दिलचस्पी शायद इतनी नहीं थी जितनी 2013 में जब उनको इक़्तिदार मिला, और 2014 के बाद से वो बिल्कुल रेगुलर पार्लियामेंट में वो आना शुरू हो गए थे। आपका पॉइंट आ गया हसन साहब, दिल फिक्स इट। जब मैं आप पे वापस आता हूँ, कामरान खान साहब की जाने में बढ़ूंगा। कामरान साहब, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को नवाज दो 2024 के इलेक्शन में? पाकिस्तान को 3 मरतबा पहले भी नवाजा गया, अब किस हद तक नवाज दिया जाएगा और क्या इम्पैक्ट होगा? और ये सारा का सारा जो मंशूर की बातें हैं, प्रैक्टिकलिटी इनकी बड़ी एक क्वेश्चन मार्क होती है। तो अब ये डूएबल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? 2029 तक बिजली के बिल्स में 20 से 30% कमी लानी है। वो ये नहीं कह रहे कि हम आते 7 यूनिट्स फ्री दे देंगे, वो 2024 से 2029 तक की बात कर रहे हैं। तो बज़ाहिर एक बड़ा एक सोच समझ कर बनाया गया मंशूर है, इसे कैसे देखेंगे आप? जी शुक्रिया अरसलान साहब। सबसे पहले तो ये जो आपने ये नई इस्तलाह दी है ना कि वो पहले 3 बार नवाजा गया और अब चौथी बार भी नवाजा जाएगा, अच्छी इस्तलाह है और मानी खेज है और काफी कुछ इससे कन्वे भी हो जाता है। रही बात मंशूर की, तो मंशूर देखिए, मंशूर आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही नहीं आया, आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपना मंशूर जो है वो अनाउंस किया है, और इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपना उन्होंने मंशूर अनाउंस किया है, जिसको वो कह रहे हैं कि जी चुनो नई सोच को। ये उसका मंशूर का जो टैग लाइन है वो उन्होंने दी है। मैं इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके मंशूर के हवाले से बात करूंगा कि जी मंशूर जो है ना वो एक सब्ज बाग से ज्यादा उसकी हैसियत कोई नहीं होती हमारे पॉलिटिकल कल्चर में। जी। ये एक रिक्वायरमेंट है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको मंशूर जो है उसकी कॉपी भी जमा करानी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। एक तो ये एक ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये है कि आपने जाहिर है एक सब्ज बाग दिखाना होता है, अपना लाइन ऑफ एक्शन देना होता है, अपना एक रोड मैप जो है उसको अनाउंस करना होता है, अपने जो वोटर्स हैं उनको बताना होता है कि भाई हम क्या आपको सोच के लिए, आपके लिए क्या वेलफेयर सोच के बैठे हुए हैं, और हमें वोट देने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या फलाह हो सकती है, क्या वेलफेयर हो सकती है, क्या रिलीफ मिल सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं आपके लिए इसके लिए मंशूर होता है। अब मेरे भाई जो ये अपना हसन अयूब मेरे दोस्त, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि मंशूर सिर्फ मंशूर की हद तक ही होगा अगर उसके ऊपर अमल ना हो। और हमारी तारीख गवाह है, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री गवाह है कि ये मंशूर जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इसमें लिख देना बड़ा आसान होता है जनाब कि जी हम ये करेंगे। मतलब अभी ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने मंशूर में लिखा है कि जी मजदूर की कम अज कम तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपए करेंगे। ये हुकूमत से भी आगे बढ़ गए, हुकूमत ने 32,000 की हुई है, इन्होंने कहा जी आप 50 लिख दो, लिखने में क्या आ रहा है, चाहे कौन देगा कौन लेगा। जी। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो वादे वईद हैं और ये सब्ज बाग जो दिखाए जाते हैं, ये मंशूर का हिस्सा बनाना पड़ता है इन्हें। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है जी, ये सिर्फ एक लिप सर्विस होती है, एक 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 फॉर्मेलिटी होती है जिसको कि वो देना होता है। बल्कि फॉर्मेलिटी क्या, एक बाकायदा मैं समझता हूँ कि एक सब्ज बाग दिखाकर धोखा किया जाता है कि आप अपने वोटर्स को वू कर लेते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये देखिए हमने आपके लिए ये कुछ सोच रखा है, हमारे एजेंडे के ऊपर ये है। और फिर बाद में एक बार उनसे इस बुनियाद पर आप वोट ले लें और उसके बाद मंशूर कौन सा और कैसा मंशूर और उसके ऊपर अमल ना हो, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक धोखाधड़ी की एक बहुत बड़ी शक्ल है।
जो कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में है। और इसमें कोई एक जमात नहीं है जनाब, हमने बहुत सौ को भोगता हुआ है, हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो इस बात की सबूत है कि यहाँ पर कभी भी किसी भी मंशूर पर अमल नहीं होता। मंशूर भूल जाते हैं, उसके बाद फिर नए तकाजे वक्त का जो होता है उसके मुताबिक जो है वो फैसले करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जी, ये अभी इलेक्शन से पहले के जो है ना चमक दमक है, ये उसी का हिस्सा है। बाकी मंशूर की अजलान साहब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हैसियत होती है। मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा दुरुस्त, कि बिल्कुल सब्ज बाग से दुरुस्त। ज्यादा कुछ नहीं होता। सब्ज बाग से ज़्यादा कुछ नहीं होता। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। आज़म चौधरी साहब, आपकी नज़र में भी ऐसा ही है कि ये सिर्फ कहने की हद तक की बातें हैं, या वाकई होमवर्क होता है सियासी जमातों का, उनके पास पूरा तरीक़ाकार होता है कि किस तरह से हमने आके जो वादे हम कर रहे हैं उन पर अमल पैरा होना है, या बस उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि लगे यही जमात ठीक है और बस वोट ले लिया जाए, ये बाद में सोचा जाता है। जिससे हमने देखा माजी में PTI की हुकूमत बनी तो उन्होंने भी बड़े नारे बुलंद कर दिए थे, कितने करोड़ नौकरियां, ये घर वर, वो सारा। फिर बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। ये भी सब वैसा ही है या कुछ फ़र्क होगा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान भाई। देखें, ये खूबसूरत अल्फाज का हेर फेर है। चाहे किसी भी जमात का आप मंशूर उठा कर देख लें, आपको वो तमाम जमातों के मंशूर में एक जैसी बातें मिलेंगी, बस थोड़ा सा जुमलों का फ़र्क होगा। आप PTI का 2018 का मंशूर देखें, उसमें उसने दावा किया कि 100 दिन के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आज मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि 5 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो उस वक़्त सेहत कार्ड की बात कर रहे थे या किसानों को रिलीफ देने की बात कर रहे थे, वही का बात आज मुस्लिम लीग नून कर रही है। इसी तरह बाकी जमातों का मामला है। देखिए, इस वक्त मुल्क को ये चिकनी चुपड़ी जो बातें हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों को हक़ाइक़ का पता है, लोग इस वक्त मसाइल से दो चार है। इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए आप लोगों के पास क्या रोड मैप है, आप लोगों ने मईशत की बेहतरी के लिए जो इकदामात है उनके ऊपर किस तरह आपने अमल दरामद करना है और किस तरह लोगों को रिलीफ देना है। देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 2-3 चीज़ें इस मंशूर को अगर मैं सामने रखूँ, इसमें एग्रीकल्चर है। आपने एग्रीकल्चर को फ़रोग देना है ताकि मुल्क की मईशत में वो अहम किरदार अदा करें। आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और उस प्रोडक्शन के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो हमारी बार बार इक़्तिदार में रहने वाली 2 जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये IPPs के साथ उन्होंने मुआहदे किए थे जो हम उनको डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स कर रहे हैं। और आज एनर्जी इतनी महंगी हो गई है कि इंडस्ट्री तो दूर की बात, एक घर के अंदर बल्ब जलाना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। अब उन IPPs के साथ जो आपके मुआहदे हैं उनको आप कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे उन लोगों को फारग करेंगे इन मुआहदों से? उस वक्त आपने 11,000 मेगावाट का जो आप क्रेडिट लेते हैं कि सिस्टम में दाखिल किया था, उस 11,000 मेगावाट का आज पूरी कौम खमियाजा भुगत रही है उसकी अदायगियों के लिए। आज आप कह रहे हैं कि हम मुतबादल एनर्जी पर फोकस करेंगे, जिस तरह शमसी तवानाई की बात की जा रही है। देखें, ये पिछले कोई 3-4 साल से जब से एनर्जी का एक शदीद बहरान नज़र आ रहा है, आपने शमसी तवानाई के ऊपर बजाय इसके कि इस पर कुछ लोगों को रिलीफ दिया जाता, उसकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई थोड़ा सा आसानियाँ नरमियाँ की जाती, आपने बिल्कुल उसको कमर्शियल बुनियादों पे उस पर लिया और आज के दिन तक लोगों को सोलर के ऊपर शिफ्ट करने के लिए ये IPPs की जो शराइत है उसको आप मद्देनज़र रखते हैं और लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। अगर आप इस तरह अमल दरामद करेंगे तो मेरा ख्याल है कि लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, आप सिर्फ बातों की हद तक महदूद रह जाएंगे। जिस तरह आज हम 2018 का PTI के मंशूर का मजाक उड़ाते हैं कि ना वो 50 लाख घर दे सके, ना 1 करोड़ नौकरियां दे सके, तो ये मंशूर भी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा और दावे और नारे रह जाएंगे, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ज़रूरत है जो आपके ओवरसीज़ हैं उनको आप किस तरह अपने साथ खड़ा करेंगे, क्योंकि ओवरसीज सारे जुड़ गए थे PTI के साथ और आपने जो नहीं भी PTI के साथ खड़े थे, अगर वो आप पे तनकीद करते थे तो आपने उनको अज्यूम करके कि ये PTI के लोग हैं, उनको मजबूर करके साइड लाइन कर दिया। अब आप दोबारा उनको किस तरह एतमाद में लेंगे, किस तरह बैरूनी सरमायाकारी जो है उसको पाकिस्तान लेके आएंगे? पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो सबसे बड़ी आपकी मईशत में रुकावट है, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? आपने सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए मईशत के साथ तालीम। हाँ, 2-3 चीज़ों का इदराक ज़रूर हुआ है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, उनके मंशूर में जो नज़र आया
मसलन उनको ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर यूथ की क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने यूथ के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया और यूथ की पॉलिटिक्स के अंदर नुमाइंदगी का दावा किया है। इसके साथ साथ आईटी के ऊपर उनको आईटी की अहमियत का अंदाज़ा शायद अब हुआ है। हम आईटी के शोबे के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारा बहुत अच्छा टेक ऑफ था और इंडिया उस वक्त हमसे पीछे था, लेकिन उसके बाद आप दोनों पार्टियों की, बल्कि तीनों पार्टियों की हुकूमतें रहीं, आपने आईटी के ऊपर क्या काम किया कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल गया और आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर आज इनको एहसास हुआ है कि आईटी की इंपॉर्टेंस है, आईटी एक ऐसा शोबा है कि अगर आप उस पर पूरी तवज्जो के साथ काम करें, ये यकीनन बहुत सारे शोबे हैं इंतहाई अहमियत के हामिल। आपने सारे पॉइंट्स रेज कर दिए, बताया उनकी इंपॉर्टेंस भी, जो चीज़ें इन्होंने रियलाइज़ की, लेकिन आप यही समझते हैं कि ये महज कागज़ का एक टुकड़ा है। फ़िलहाल हम ये बेहतर तो बता सकेंगे जब जो किए हुए वादे हैं एक एक करके पूरे करेंगे। पीजे मीर साहब की जानिब में बढ़ूंगा। मीर साहब, आप कैसे देखते हैं, और इतना एक वक्त लगाया इरफान सिद्दीकी साहब ने, आवाम से तजावीज़ मांगी, फिर उसके बाद जाके ये मंशूर तैयार किया, तो एक बज़ाहिर ऐसी सीरियसनेस तो नज़र आती है कि वो बिल्कुल कोई एक वेग सा मंशूर नहीं दे देना चाहते थे जिस पर सवाल उठे, क्योंकि मसाइल तो आवाम के पता थे, उनको एड्रेस कर देना और मंशूर बन गया। लेकिन बड़ा सोच विचार करके एक एक पॉइंट पर उन्होंने काम किया है। तो आप समझते हैं कि सीरियसनेस भी इसमें हमें नज़र आएगी और इन पर अमल पैरा होते हुए भी हमें नज़र आएंगे अगर ये हुकूमत बनाते हैं? तो ये जो सारी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे दोनों भाइयों ने बिल्कुल दे हिट स्पॉट ऑन। आप लोगों को कब तक ये पागल बनाते रहेंगे और प्रोमिसेस करेंगे, वो 300 वॉट बिजली आप देंगे। भाई मुझे बताओ, फिर इसका जो डेफिसिट है कहाँ से पूरा करोगे? टैक्सी लगाओगे ना, जेब से तो नहीं दे रहे हो। तो 300 वॉट्स इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गॉड। पिलफरेज आपकी वैसे पकी हुई है। देखो, बड़ी तनकीद है, लेकिन लेट्स डू तनकीद राइट। आप इसको फ्री पोर्ट करो, जिस तरह ये यूएई ने किया हुआ है, फ्री पोर्ट करो, लेट पीपल कम एंड डू बिजनेस। ये कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट, डोंट लेट देम रेकेट का हाल आपने। बाकी आपके पास कोई नहीं है, शेल आपसे भाग रहा है, आपके जो बड़े बड़े ये जो इंटेल्स हैं ये जाते हैं बिकॉज मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए नहीं है कि इन फाइटिंग बहुत है। इन फाइटिंग क्यों है? क्योंकि आप जो वादे करते हैं, आपने वो किस क्या काम लगाया है, ये क्या मंशूर देंगे मुझे बता दें। ये तो पीटीआई के साथ थे पहले, अब ये नया आके विल दे कम समथिंग, वो कहते हैं ना जैक इन द बॉक्स को निकालेंगे। नो, क्वेश्चन हियर इज कि ये सब आपको वादा करेंगे, करते रहेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। अरसलान, मैं आज आपको बता, मुझे नवाज शरीफ मेरा बड़ा पुराना दोस्त, मैं इसकी सियासत में नहीं, बट आई हैव ऑलवेज गाइडेड हिम एंड टेल हिम परहैप्स व्हाट इज द राइट थिंग। मुझे कहा तुम मेरा पॉलिटिकल बन जा। मैं मदद करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स करूंगा, क्योंकि मैंने मदद की, मुझे गालियां ना की, मुझे मैं नहीं करूँ। इमरान खान उससे भी पुराना, मैं इमरान क्या कहता है, मैं तुझे एम्बेसडर लगा देता हूँ, मैं बाहर जाऊंगा, इधर काम नहीं करूंगा मैं, ये मैंने किया, ठीक है जी। आसिफ जरदारी, बाबर अवान यही है इस्लामाबाद में, पूछ लेना कि मलिक रियाज मलिक क्या, मलिक घर पे, उनके घर पे उधर का मैं तेरे सेनेटर बना दिया। मैं कहती थी ताड़ी बड़ी मेहरबानी। बाबर अवान को समझ नहीं आई, पूछ लेना बाबर अवान वही कुछ उस सोफे के ऊपर बैठा था। क्यों? बिकॉज यहाँ आपके लोगों का काम ही नहीं है। आप काम करेंगे आपको गालियां पड़ेंगी, आप नहीं करेंगे वो हो जाएंगे। अभी आप आईटी की बात कर रहे थे अरसलान, मैं उन डॉक्टर का नाम भूल गया हूँ जो कि जनरल के टाइम पे, पता नहीं मैं नाम बिल्कुल बुरा पड़ा, पीएचडी ट्राइपोस्ट, वो बंदा आईटी लेके आया, आज पाकिस्तान में उनको पूछता कोई नहीं है यार, कैन यू बिलीव इट? जो बंदा लेके आया, तो आज जनरल मुशर्रफ का बंदा, वो पाकिस्तान का बंदा, कोई किसी का बंदा नहीं होता, कोई नवाज शरीफ, कोई जरदारी, कोई जनरल, कोई किसी का, सब पाकिस्तानी होते हैं। हम डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं जी इसने उसके मतलब की बात की, इसको निकाल दो। ये तो आपकी जहनियत मुल्क के अंदर। तो आपका क्या ख्याल है कि अच्छे लोग काम करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मतलब पीजे बीर साहब राइट मैन फॉर द राइट जॉब है नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप समझ रहे हैं कि जो आज मंशूर दिए जा रहे हैं इन पर भी अमल पैरा नहीं हुआ जाएगा? मैं यही सही बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर कहा है, मुझसे नकवी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ही इज अ गुड। आपने उस बेचारे को अचीव, आपने उसके ऊपर एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया है, बिकम मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पीसीबी के अंदर,
कि उनको क्रिकेट का पता कोई नहीं है, आपने उनको बोर्ड में डाल दिया और उनको बेइज्जत करवाना। इज ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब? नो, इज नॉट। क्रिकेट अगर आपने किसी को डालना है, पुट somebody who understands cricket, put somebody who knows what it's all about. The Right. concept- ठीक तो है, आपका जो सवाल है अरसलान, हमारे इसके अंदर राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, क्योंकि आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, सर मैं आपको पासपोर्ट दूंगा, Right, तो वो पासपोर्ट की जगह एक इनकॉम्पिटेंट चेयरमैन और डायरेक्टर लग जाता है। ठीक है। पीजे सब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। मैं हसन अयूब साहब आपकी जाने आऊँगा वापस। पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर दिया, पहले से दे चुके हैं, अब तो मजीद ज़रा कुछ उसकी तफसीलात भी आ गई। लेकिन एक और जो दिलचस्प बात है वो इस वक्त बिलावल मुसलसल हिट कर रहे हैं PMLN को। टारगेट उनका PMLN है और वो शायद कहीं ना कहीं PTI का वोट शायद स्कोर करना चाह रहे हैं पंजाब में आकर। अब वो मुनाजरे का चैलेंज भी दे देते हैं नवाज शरीफ साहब को 8 फरवरी से पहले, और वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपोजिशन में बैठना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब की अप्रोच और पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देख रहे हैं, और वो क्या ये कल को इलेक्शंस के बाद फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगी दोनों जमातें, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए माहौल बनाया हुआ है, या वाकई कुछ बिलावल साहब बड़ा डिफरेंट अप्रोच रख रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब से और कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, बेसिकली इस वक्त जो बिलावल है वो अपनी इंतखाबी मुहिम को लीड कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है जो वो कर रहे हैं, जो उनके बयानात हैं, अब जो उनकी तीखी जबान है इस वक्त, वो इलेक्शन के बाद यानी पोस्ट 8 फरवरी आपको ये जुबान में इतनी ज्यादा सख्ती जो है वो सुनाई नहीं देगी, बल्कि वो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि यही दोबारा बैठ कर जो है वो वफाकी हुकूमत या हुकूमत साजी के हवाले से बैठे हुए एक दूसरे के साथ और इस पे पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा हो। तो ये तो हमारी सियासत में इसी तरह होता है कि जब आप इंतखाबात नजदीक होते हैं तो हर कोई खुद को जो है वो नुमाया करके पेश कर रहा होता है और दूसरे को कंडेम कर रहा होता है। लेकिन अभी जो बिलावल ने कुछ चीजें ऐसी कही हैं, यानी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी PTI वाले जो वोटर्स हैं वो तीर का, क्योंकि मुकाबला इस वक्त तीर और शेर का है, तो इसलिए आप तीर को वोट दें। तो मेरे ख्याल से वो उनका जो एक किस्म की जो वो चाह रहे थे अटैक करने के लिए PTI वोटर्स को, तो वो कभी भी पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं आएंगे, जो मेरी जाती राय है। क्योंकि जो डाई हार्ड वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो घर तो बैठ सकता है, वो खामोश रह सकता है, वो इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी का इजहार कर सकता है, लेकिन कभी भी वो मुस्लिम लीग नवाज को या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इनको वोट कास्ट नहीं करेगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि अब तो PTI के अपने उम्मीदवार भी यानी मैदान में है, वो कि वो इंडिपेंडेंट है, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जरूर हैं। और ये कोई कई हलकों में तो यानी जो इवन के यानी शहरी इलाके या इवन जो आप ये कहते हैं कि इस किस्म के जो कि बहुत ज्यादा शहरी इलाके नहीं है, यानी अर्बन टाइप का इलाका कह सकते हैं उसको, ऐसी आबादियां भी मुल्क के अंदर मौजूद है जो ना देहात है ना शहर है, उनका मिक्सचर होता है, तो सेमी अर्बन कहते हैं जिनको। तो वो इलाकों में भी जो है वो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, और वहां पर भी जो है वो IT के साथ फ्रेंडली लोग मौजूद हैं, स्पेशली यूथ। तो वो वोट कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की है पंजाब के अंदर, और ये होनी चाहिए। और इसी तरह की कैंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की भी सिंध के अंदर दिखाई देनी चाहिए। और अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन सी सेकंड टीयर, थर्ड टीयर या फोर्थ टीयर की लीडरशिप जो है वो कोई अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करती है या नहीं, लेकिन ये बात सुनने में आ रही है कि कल से शायद जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। कुछ रैलीज वगैरह जो है वो लोकल जो उनके उम्मीदवार है वो निकालेंगे। तो अभी इंतखाबात में 8 फरवरी में अभी थोड़ा वक्त है, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान हसन तहरीक अयूब इंसाफ साहब, और जमात किस तरीके से करती है। राइट, ये बताइएगा, ये जो एग्रेसिव कैंपेन है पीपल्स पार्टी की, इससे कुछ हासिल वसूल होगा, या बहुत सारे लोग जिस तरह ये ख्याल जाहिर करते हैं कि इसके सम्राट पीपल्स पार्टी को जाके 5 साल के बाद मिलने हैं, जो एफर्ट्स आज बिलावल साहब कर रहे हैं, इज इट टू अर्ली टू एक्सपेक्ट कि उनको जहाँ से वो लूज कर चुके हुए थे वहाँ कुछ रीगेन कर पाएंगे, या देयर आर चांसेस के कुछ रीगेन किया हो? देखिए, कुछ ना कुछ तो गेन लाजमी करेगी पीपल्स पार्टी। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2011 में जो कि एंटी नवाज वोट था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती थी, वो 2011 के बाद वो स्विच हो गया टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब उसी को रिक्लेम करने की कोशिश है, जो जिदोजहद कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, जो कि पंजाब के अंदर जो है वो अपने मुख्तलिफ उन्होंने जलसे भी किए हैं,
गो के जो लाहौर वाला जलसा था उसमें तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ उन्होंने सपोर्ट भी ली थी और वो कुछ साइजेबल जलसा भी कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा जलसा नहीं था कि वो किसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई खतरे की घंटी हो। तो इस वक्त तो पंजाब के जो अंदर बिलखुसूस जो इंतखाबात है उसमें तो मुस्लिम लीग नवाज बहुत कंफर्टेबल है। अगर किसी जगह उसका मुकाबला होना भी है तो वो आजाद उम्मीदवारों से होना है, और वो भी जो 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 इस वक्त वाबस्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये एक पोजीशन सामने है, लेकिन बजाय अगर इफ यू आस्क मी तो आइंदा हुकूमत तो मुझे बड़ी साफ और बड़ी वाजे मुस्लिम लीग नवाज की बनती दिखाई दे रही है, और क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा नशस्तें हैं और पंजाब के अंदर उस तरह का मुकाबला उसको इस वक्त किसी भी जमात कोई भी जमात नहीं कर पा रही उसका, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज अलाई साहब, और पीटीआई में अगर माइनस इमरान खान कर दें तो कैंपेन तो सिर्फ इमरान खान की होनी है, उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, केपी के अंदर उनके चंद लीडर जरूर मौजूद हैं, लेकिन असद कैसर साहब जो थे उनको भी कोई ज्यादा पजीराई नहीं मिली। उनके मुकाबले में जो शेर अफजल मरवत साहब थे उनको ज्यादा जो है वो पजीराई मिली है। तो अभी ये भी देखना है कि केपी के अंदर भी क्या पोजीशन बनती है, लेकिन ओवरऑल अगर बर्ड आई व्यू करें तो उसमें मुस्लिम लीग नवाज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। कम अज कम सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली मुल्क भर में जमात जो होगी वो मुस्लिम लीग नवाज होगी। राइट सर, फौरन आपके बाद जो है वो ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम पीपल्स लीग पार्टी। नवाज जो है वो ज़्यादा गेन कर पाएगी और वो आपको आसान पोजीशन नज़र आ रहे हैं हुकूमत बनाते हुए। मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ सोच है, अदर वे राउंड भी इस मामले पर सोचा जा रहा है। कमरान खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं पीपल्स पार्टी? और बिलावल साहब मुसलसल हिट करते हैं, लेकिन ये कह लीजिए कि ये मेजॉरिटी है दूसरी जानिब से, या ये स्ट्रैटेजी है, ये क्या है कि उस लेवल से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा पीएमएलएन की जानिब से कि वो भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेकर अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं? इमरान खान वैसे ही मैदान में नहीं है, क्या ये स्ट्रैटेजी है उनकी टू नॉट रिस्पॉन्ड, या कैसे देखते हैं इसे आप? वो सीरियस ही नहीं ले रहे इतना बिलावल साहब की बातों? जी अरसलान साहब, ये स्ट्रेटजी की बात नहीं है, इसमें ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है दैट इज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। और यही रियलाइजेशन है, यानी वो समझते हैं कि वो एक मजबूत विकेट पर खेल रहे हैं। इस वजह से उन्हें वो ये समझते हैं कि जी जरूरत नहीं है, एक जो उनका पुराना असल हरीफ है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वैसे ही वो देखिए कि वो इलेक्शन की दौड़ में बहुत पीछे उनको छोड़ रहे हैं वो, और उनके लिए हर्डल्स जो है जो नजर आ रही हैं वो उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में जा रही हैं, तो उनसे तो निपटा जा रहा है। रह गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो क्यों उनका कोई, तो वो उनका कॉन्फिडेंस है, इसको कॉन्फिडेंस कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। अभी हसन ने कहा कि नहीं पंजाब में तो कोई पीपल्स पार्टी का मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, तो ये रियलाइजेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी है। उन्हें पता है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी उनकी हरीफ ही नहीं है, यहाँ पर उनका पीपल्स पार्टी से मुकाबला ही नहीं है। और एक बड़े सूबे में आप समझ सकते हैं कि पंजाब वो सूबा है कि पंजाब को अगर आप स्वीप कर लेते हैं इलेक्शन में तो आप यूं समझ लीजिए कि पूरा आपको जो सिंपल मेजॉरिटी है वो आपको हासिल हो जाती है, यानी अ बिग चंक ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो यहां से निकलता है। तो वो इसलिए ये बड़ी आसान बात है कि अगर आपके पास पंजाब में आप मजबूत विकेट है, आपकी पोजीशन मजबूत है, तो फिर क्या जरूरत है उन्हें कि वो बिलावल के टायरेट का जवाब दें या उनको किसी लिए वो करें। और हाँ, ये जरूर है कि बिलावल को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का इदराक है कि इस वक्त जो है वो उनका जो हरीफ है, वो उनका जो मुकाबला है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही है। और वो ये भी समझते हैं कि उनके मुकाबले में पंजाब में तो खास तौर पर उनकी पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो बहुत कमजोर है। अगर आप वोट बैंक के हवाले से बात करें या वोट पॉपुलैरिटी के हवाले से बात करें या मास पॉपुलैरिटी के हवाले से बात करें तो वहां पर एक वाज़ेह फर्क है, एक एज हासिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। इसी वजह से वो नहीं चाहते कि उन्हें जरूरत महसूस नहीं करते कि वो पीपल्स पार्टी को किसी बात का जवाब दे। हाँ, जो वीक विकेट पर है यानी पीपल्स पार्टी, वो ये समझती है कि जी अब चूंकि मुकाबला तो एक अपने से ताकतवर हरीफ से है तो इसलिए वो उसके ऊपर तनकीद का मुजाहरा तरकीब जो है वो करते आ रहे हैं। बिलावल की स्पीच आप देख लीजिए, जहां जहां वो अभी जलसे में गए हैं उन्होंने हदफ तनकीद जो है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही बनाया है। और शायद उन्हें इस बात का भी इदराक है कि ये पाकिस्तान को नवाजने की बात हो रही है, तो शायद इसलिए उसमें उनका जो है वो रोल जो है वो राइट शायद कमरान साहब, उनको पॉइंट लगता है वो ना हो। लेकिन फिर भी आपका पॉइंट आ गया सर।
मैं जी, जरा और उसमें फिर ये है कि ये पावर शेयरिंग वाली बात है ना, ये वाला एलिमेंट भी मौजूद रहेगा। ये बात जहन में रखिए कि किसी को भी हंग पार्लियामेंट होगी, किसी को भी वाजे मेजोरिटी नहीं होगी, और फिर यही होगा कि आप किसी से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करवाएं या इनकन्वीनियंस करवाएं और फिर हुकूमत बनाएं। ये ऐसा ही होगा राइट। पावर आजम चौधरी शेयरिंग में। साहब, आप कैसे देख रहे हैं? मुझे पीपल्स पार्टी की अप्रोच पर ज़रा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ ये जब जलसा किया बिलावल साहब ने आके लाहौर में, इसके बाद से एक आवाज़ उठी कि क्या नून लीग भी इसी तरह जाके इंटीरियर सिंध या लड़काना में जलसा कर सकती है? बिलावल साहब ने बड़ी हिम्मत की है। ये मतलब ये जो अप्रोच बन गई हुई है, जो इलाके बना लिए गए हैं और महदूद हो जाया गया है, यही तो नतीजा है कि हंग पार्लियामेंट की, जो भी कामरान साहब ने भी बात की, हम सारे करते हैं, पॉकेट्स में हैं सारी सियासी जमातें को, चारों सूबों में वाली जमाती कोई नहीं मुल्क में रह गई हुई है। देखिए, अफसोस की बात तो यही है, ये दावा तो करती हैं कि पूरे मुल्क की जमातें हैं, लेकिन अमलन इस तरह सूरत हाल नहीं है। आप देखें, पंजाब के अंदर आपको मुस्लिम लीग नून या पीटीआई नज़र आती है और सिंध में आपको पीपल्स पार्टी या इक्का दुक्का बाकी नज़र आते हैं, जबकि इन तमाम जमातों का जो इनकी जुम्मेदारी थी या जो इनकी एक सियासी मैं समझता हूँ कि इनका एक किरदार भी था, वो चारों सूबों में बराबरी की सतह पर होना चाहिए था और इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। अच्छा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अभी जो इस वक्त चल रही है नोक झोंक, या बिलावल साहब की तरफ से कुछ जुमले कहे जाते हैं, मैं समझता हूँ ये एक फ्रेंडली और फिक्स्ड मैच है। क्योंकि अगर बिलावल साहब को इन्होंने कुछ जवाब देना होता तो बिलावल साहब के मुकाबले पर लाहौर के अंदर कोई तगड़ा एक उम्मीदवार खड़ा करते, या बिलावल साहब ने वाकई मुस्लिम लीग नून के साथ इस तरह का कोई सियासी उन्होंने लड़ाई लड़नी होती तो वो मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ या मरियम साहिबा या हमजा साहब के मुकाबले पे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते। आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून का पूरा ख़ानदान लाहौर से कॉन्टेस्ट कर रहा है, बिलावल साहब भी कर रहे हैं, लेकिन हल्के अलग-अलग हैं। तो इस चीज़ से तो ये तासर पैदा होता है कि ये एक फ्रेंडली इनकी फिक्स्ड मैच चल रहा है, और ये सारी बातें जो है ना, ये इलेक्शन के 8 फरवरी तक की हैं, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसकी एक बुनियादी वजह है, इन दोनों पार्टियों को ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत हमने ही बनानी है आगे जाके, और अगर मुस्लिम लीग दोनों नून पार्टियों ने हुकूमत मिलकर बनाती बनानी है तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। अगर इन केस पीपल्स पार्टी को ये मौका मिलता है तो उसे मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है। तो लिहाजा वो एक हद तक वो जा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा रहे, लेकिन वो शायद इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब लाहौर के 4 सीटों का जिनका मैंने जिक्र किया है, उनमें से 3 सीटें ऐसी हैं, मियाँ नवाज शरीफ के सामने यास्मीन राशिद, हमजा शहबाज के सामने आलिया हमजा और मरियम नवाज के सामने सनम जावेद। ये तीनों वो खवातीन हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं, और मैंने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को आज से पहले इतना परेशान नहीं देखा जितना मैं इस वक्त देख रहा हूँ, और उनको लाहौर के अंदर सुकून नहीं मिल रहा, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। और ये तीनों खवातीन के ना बैनर लगने दिए जा रहे हैं, ना उनकी कोई यहाँ पे सियासी कोई गैमा गैमी या कोई एक्टिविटी होने दी जा रही है। और एक चीज़ आपको आखिरी और बता दूं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए लाहौर के अंदर जलसे जुलूस पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पीटीआई के लिए लाहौर के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है, जहां पे 4 बंदे खड़े होते हैं, पुलिस आके उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। राइट। पी जमीर साहब, कैसे देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के मंशूर को, सियासत को, और बिलावल साहब द न्यू यंग लीडर, द न्यू फेस हु इज लीडिंग द पार्टी नाउ? जरदारी साहब हैं बैक एंड पे, लेकिन अब बिलावल साहब की जो अप्रोच है, जलसे हैं, बयानात हैं, इंटरव्यूज हैं, हाउ डू यू सी दिस? देखें, ही इज द फ्यूचर ऑफ, और ये पार्टी को आगे लीड भी करेंगे इन इलेक्शंस में, इनको जगह मिले ना मिले, बट ही विल स्टिल बी स्पेयर हेडिंग द पार्टी फॉर द फ्यूचर। आपने इस नजरिए से, किसी की कोई वो फ्रेंचाइज नहीं है कि मैं बनूंगा और मैं पाकिस्तान को लीड करूंगा। ये तो आवाम जिसको वोट देगी वो जाएगी। अब जब हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, बैन नहीं लगने दिए, नहीं हुआ, याद रखें आज लिटमस टेस्ट आवाम का कि क्या ये बैनर के बगैर भी वोट देंगे इन लोगों को। ये टेस्ट है, ये पता चलेगा कि अवाम है कौन है, ये पता चलेगा कि इसमें शऊर है या नहीं शऊर है, ये पता चलेगा कि बिकी हुई अवाम है या एक ईमानदारी की अवाम है या कायद आज़म की अवाम। ये आपको पता चल जाए। जिसको मर्जी आप रोको वो रुकेंगे नहीं, वोट वहीं जाएगा जिसके दिल के अंदर जिसका वोट है।
आप नवाज का वोट नहीं छीन सकते, ना बिलावल का, ना इसका तहरीक इंसाफ का। आप इनका वोट नहीं छीन सकते हो। जिसका दिल है वो वहीं जा। लेकिन ये टेस्ट आपको पता चलेगा 8 तारीख के बाद। उस वक्त पता चलेगा कौन खड़ा हुआ है, कौन अगर इधर चला गया तो उसको वहां क्या मिला, कौन खड़ा रहा है उसको क्या मिला। ये आपके सामने एक ऐसी स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, कि जो कि आपको टाइम बता सकता है। राइट सर, पॉइंट आ गया। चारों मौजूद में मानो का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए।